गाइस मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल सी एस पीयूष गोयल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उन लोगों के लिए जिन्होंने कि अपना कोई ट्रेडमार्क फाइल किया है ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, और उनके जो ट्रेडमार्क उन्होंने फाइल किया है अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शंस आया है तो उनको किस प्रकार से डील करना है, उनका किस प्रकार से रिप्लाई को ड्राफ्ट करना है जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो इजीली रिमूव हो सकता है। गाइस जो ट्रेडमार्क में जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है, जब मैं एक बार लीगल लैंग्वेज में प्रॉपर बात करूं तो एक होता है अंडर सेक्शन 9 यानी एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर ट्रेडमार्क रिजेक्शंस, एंड सेकंड होता है सेक्शन 11 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट यानी रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शंस। तो गाइस जो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस होते हैं यानी सेक्शन 9 वाले एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर ऑब्जेक्शंस, उन ऑब्जेक्शंस को रिप्लाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और डिपार्टमेंट की साइड से उन जो आपने रिप्लाई फाइल किया है उनके बेसिस पे जो है अप्रूवल बहुत ही कम मिलती है। पर अगर आपका जो रिप्लाई है वो आपने प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट किया है तो उस केस के अंदर इस टाइप के ऑब्जेक्शंस में भी आपको जो है डिपार्टमेंट की साइड से जो ऑब्जेक्शंस है वो हटा दिया जाता है। बट गाइस सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्शंस मैंने बताया आपको सेक्शन 11 रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क। तो उस केस के अंदर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो थोड़े सेक्शन 9 के कंपैरिजन में थोड़े इजी होते हैं और उनका जो है डिपार्टमेंट इजीली जो है आपके जो है ऑब्जेक्शन को रिमूव कर देता है। तो गाइस आज के वीडियो में हम डिटेल में इन दोनों ऑब्जेक्शंस को कवर करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार का रिप्लाई हम ड्राफ्ट करें आई एम ए ट्रेडमार्क अटॉर्नी। गाइस तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एक हम ट्रेडमार्क का रिप्लाई ड्राफ्ट करें जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्शंस है वो इजीली रिमूव हो पाए और आपने जो ब्रांड है उसको आप अपने रजिस्टर इजीली करा पाएँ। क्योंकि डिपार्टमेंट का काम होता है कोई भी मान लीजिए थोड़ा बहुत भी आपके ब्रांड से नाम मिलता जुलता है पहले ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसका काम होता है ऑब्जेक्शन देना। बट गाइस अगर आप यहाँ पर लापरवाही बरतेंगे, प्रॉपर तरीके से टाइमलाइन के अंदर रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे तो आपका जो ट्रेडमार्क है कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इंश्योर करना है प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर रिप्लाई आप सबमिट करो। तो गाइस आज की वीडियो में हम चलते हैं पीपीटी पर, बिल्कुल आपको मैं एकदम तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम ये रिमूव करवा सकते हैं। गाइस अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर, अब डिस्कस करते हैं हम ट्रेडमार्क के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनका रिप्लाई हम किस तरीके से प्रॉपर फाइल कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन लगाने जाते हैं तो एप्लीकेशन लगाने के बाद जो रजिस्ट्रार होता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क यानी एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क, तो वो जो है आपके जो आपने ट्रेडमार्क फाइल किया है तो उस चाहे वो लोगो में किया हो चाहे आपने वर्ड में किया हो उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनकी रजिस्ट्री के अंदर सेम सिमिलर क्लास के अंदर क्या वह उनसे सिमिलर है या इन लोगों उनसे मिलता जुलता है या फिर जो आपने नाम अप्लाई किया है वो नाम उनसे मिल रहा है। तो वो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं। अगर उनको लगता है कि 20% या 30% ही मिल रहा है तो वो आपके ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। बाकी जो क्लियर कराना है वो आपके रिप्लाई के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपने रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट किया। अगर आपने मान लीजिए ऑब्जेक्शन बहुत ही माइनर था, अगर आपने रिप्लाई सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं किया तो आपका जो है वो ट्रेडमार्क रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। सेकंड स्टेज होती है एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क यानी आइडेंटिफाई करना कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है गाइस, इसके बाद जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है वो टाइमलाइन कितनी होती है उसे फाइल करने की जो टाइमलाइन होती है वो 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलने के 30 डेज़ के अंदर हम उस रिप्लाई को फाइल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शंस के 2 रीजन हो सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 9 में है जो मेंशन, इसके अलावा जो है सेक्शन 11 में मेंशन। सेक्शन 9 के अंदर है अगर उनके अंदर कोई डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है यानी दोनों के अंदर कोई भी डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है तो उस केस के अंदर जो है सेक्शन 9 में ऑब्जेक्शन आते हैं। अगर सेक्शन 11 में इसलिए आते हैं क्योंकि 2 ट्रेडमार्क के अंदर अगर आपने जो ट्रेडमार्क फाइल किया है और कोई जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है पहले से ही उसके अंदर सिमिलरिटी अराइज होती है तो उस केस के अंदर सेक्शन 11 में ऑब्जेक्शंस आते हैं। देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया था सेक्शन 9 के अंदर ये ग्राउंड्स हो सकते हैं ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्शंस के, और सेक्शन 11 के अंदर जो है ये ग्राउंड्स हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्शंस के। अब आपको हम जानेंगे, अब जो मेन चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करना है।
सबसे पहले जो भी आपके ऑब्जेक्शंस आए हैं, एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है, उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट को आपको केयरफुली पढ़ना है कि जो ऑब्जेक्शंस है वो सेक्शन 9 के अंदर है या सेक्शन 11 के अंदर है। सेक्शन 9 का अगर ऑब्जेक्शन है तो उसे हम अलग प्रकार से डील करना है, सेक्शन 11 का जो ऑब्जेक्शन है तो हमें उस पर अलग प्रकार से डील करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको ये क्लियरिटी लानी पड़ेगी। उसके बाद जब आप ये सब कर लोगे तो आपको सेक्शन 9 के जो भी लीगल पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। और साथ में रिप्लाई के साथ अगर आपने कोई भी उस ट्रेडमार्क के नाम से कोई भी बिजनेस किया है पहले से, तो उसके लिए उसकी इनवॉइस या कोई आपने ब्रांडिंग की है, मार्केटिंग की है या कहीं भी उसको पब्लिश किया है तो उसके हमें डालना है। और इसके साथ क्या होता है, काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है गाइस, तो वो ट्रेडमार्क जो आपका ऑब्जेक्शन आया है उन पर अपने अर्लियर डिसीजन दे चुके हैं। तो आप उन केस लॉस को भी साथ के साथ वहाँ पर लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो है वैलिड क्लेम जो है आपका और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो आप ये चीज़ें वहाँ पर लगा सकते हो जिससे कि आपका जो रिप्लाई है वो एक स्ट्रॉन्ग बन सके और उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन सके कि आपका जो है और रिप्लाई जो है एक्सेप्ट हो जाए और आपका ट्रेडमार्क जो है ऑब्जेक्शन से निकलकर एक्सेप्टेंस स्टेज के अंदर आ जाए। तो गाइस इस तरीके से आपको जो है ये रिप्लाई फाइल करना है। और डॉक्यूमेंट्स वो है जो है अगर आपने खुद के बेसिस पर फाइल किया है तो लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लगानी, बट आपने खुद के बेसिस से फाइल नहीं किया है तो आपको जो है पावर ऑफ अटॉर्नी लगानी है। किसी आपने एडवोकेट या CS से करवाया है तो वो चीज़ें आपको लगानी है। गाइस सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको रिप्लाई तरीके से आपने ड्राफ्ट कर लिया तो आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, पर आपने रिप्लाई में थोड़ी सी भी ढिलाई बरत दी तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो एज इट इज़ बना रहेगा। उसके बाद जो है आपका केस जो है डिपार्टमेंट हियरिंग के अंदर डाल देगा। अगर आप हियरिंग के अंदर भी आप उनको सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ नहीं दे सके तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आपको गाइस कोई भी दिक्कत आ रही है रिप्लाई ड्राफ्ट करने में ट्रेडमार्क का, चाहे कोई भी ऑब्जेक्शन हो, सेक्शन 9 का हो या सेक्शन 11 का हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।